फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए आज ये हमारा अगला वीडियो है, पांचवा, और पांचवें सेशन के वीडियो में आज हम लोग बोर्नियो के सिमेटिक डायग्राम और सर्विस मैनुअल के बारे में सीखेंगे कि जो हमारे बोर्नियो के अंदर सिमेटिक डायग्राम का ऑप्शन दिया होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे हमें ये पता चलता है कि कौन सी इस पर लाइनें आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। जैसा अभी इससे पहले 4 वीडियोस बन चुके हैं जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि बोर्नियो का सेटअप कैसे डाउनलोड करना है, लॉगिन कैसे करना है, परचेज़ कैसे खरीद करना है, आईडी कैसे बनानी है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बोर्नियो के अंदर जो बिटमैप का यूज़ होता है उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था, तीसरे वीडियो में डायोडा वैल्यू का कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हार्डवेयर सोल्यूशन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिमेटिक डायग्राम के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो सिमेटिक डायग्राम होता है इसका यूज़ कैसे होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बोर्नियो खुल गया है और डेटा लोड हो रहा है। डेटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोर्नियो क्या करता है, डेली अपने बोर्नियो के अंदर कोई ना कोई हार्डवेयर सोल्यूशन, कोई ना कोई बिटमैप, कोई ना कोई सिमेटिक डायग्राम अपडेट करता रहता है। तो बोर्नियो का जो डेटा है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज के समय में हम लोग देखें तो सैमसंग और शाओमी का जो ब्रांड है, इन कंपनियों के सारे मोस्टली फ़ोनों के मोस्टली मॉडल्स के जो सिमेटिक है, बिटमैप है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, अवेलेबल है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके नहीं हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस। इन मॉडलों के सिमेटिक या आप ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। और बाकी कंपनी करती क्या है, डेली अपडेशन देती है और अपडेशन देने के साथ साथ इसका जो डेटा है उसको बढ़ाती रहती है। चलिए देखिए, ये हमारा बोर्नियो खुल गया है। तो आपने आपको जैसा बताया था कि हम लोग सिमेटिक डायग्राम और सर्विस मैनुअल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिमेटिक डायग्राम खोलते हैं। तो देखिए, डायग्राम खोलने पर यहाँ पर हमें 2 डायग्राम दे रहा है, 2 लेआउट दे रहा है। एक डायग्राम मेन बोर्ड का है, एक डायग्राम सब बोर्ड का है। एक लेआउट मेन बोर्ड का है, एक लेआउट सब बोर्ड का है। तो हम लोग अपने मेन बोर्ड से मतलब रखते हैं। मेन बोर्ड वाले डायग्राम को खोलेंगे। ये हमारे मेन बोर्ड का डायग्राम खुल गया और मेन बोर्ड का हम लोग लेआउट खोलेंगे। ये हमारे मेन बोर्ड का लेआउट खुल गया। अब हम लोग कैसे इसको पता लगाएंगे या कैसे हम लोग ढूंढेंगे कि हमारे कोई सेक्शन अगर फॉल्टी हो जाता है तो हम कैसे उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने सिमेटिक डायग्राम में। इसमें हम आपको सबसे पहली चीज़ ये बताएंगे कि आपका कोई सेक्शन है, उस सेक्शन को आप इस सिमेटिक डायग्राम के अंदर ढूंढेंगे कैसे आप उस जगह पर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आप स्क्रॉल करके ऐसे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है और कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि ये चार्जर आईसी है, ये पावर आईसी है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है मेंशन। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये लिखा है PM 6150L, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। लेकिन मोस्टली जगहों पे आपको आईसीओ की जो कोडिंग दी होती है वहाँ पर आपको नहीं बताया जाता है कि ये कौन सी आईसी। अब देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर ये सिर्फ J1304 ये दिया हुआ है, लेकिन बाकी ये कौन सी आईसी है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ऐसे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि बोर्नियो में हम लोग किसी सेक्शन में कैसे पहुंचते हैं। देखिए, इसके 2 तरीके हैं, 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको जो बोर्ड आपके पास रिपेयरिंग के लिए आया है उस बोर्ड में आपको ये मालूम हुए कि भाई इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, लाइट कौन सा है, ग्राफिक कौन सा है, ऑडियो कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, उसके बाद 2G PFO कौन सा है, 4G कौन सा है, पावर कौन सी है, MMC CPU कौन सा है। एक तो ये, इसके जरिए आप पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके पास में ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आपको अगर ये पहचान मिल रहा हो कि जैसे आपको ये यहाँ पर एक लेआउट दिया गया है। अब इस लेआउट में एक इन्होंने ये आईसी बनाई और इसके ऊपर ये नंबर लिख दिया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है ये आईसी कौन सी है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि भाई आपके पास अगर बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आएगा
तो आप बोर्ड को अपने इसी सेम साइड पे रखिए और सेम साइड पे रखने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आईसी है कौन सी है, जैसे ये सीपीयू है, ये एमएमसी है, ये 4GPFO है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी पावर है, उसके बाद ये प्राइमरी पावर है, ये आरएफ है, ये 2GPFO है, और ऐसे करके ये हमारे इसके अंदर सारी आईसियाँ हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, आप पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, कैसे हम ढूंढेंगे, तो फिर आपको ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि इस सेक्शन के अंदर जो सिग्नल बनते हैं उन सिग्नल्स के नाम क्या हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि आप लाइट सेक्शन के बारे में ढूंढ रहे हैं कि लाइट सेक्शन को हम देखना चाह रहे हैं, या लाइट आईसी के बारे में देखना चाह रहे हैं कि लाइट आईसी के अंदर कौन कौन से सिग्नल हैं, कौन कौन सी पिन पर है। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई लाइट आईसी जो हमारी होती है इसको काम करने के लिए कौन कौन से लाइनें आती हैं। तो जैसा लाइट आईसी के लिए सबसे पहले तो वीपीएच की ज़रूरत पड़ती है। वीपीएच के बाद एक उसको इनेबल यानी पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी के नाम से एक सिग्नल बनता है, कैथोड एनोड बैकलाइट, वो एक तो वो सिग्नल हो गया। दूसरा होता है इसका एलईडी ए और एलईडी के। अब इन चारों में से आपको कोई एक सिग्नल का नाम याद होना चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, इसके सर्च बार में जा करके आपको उसी कोई एक सिग्नल, कोई भी एक सिग्नल जो आपको मालूम हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले हम लोग PWM सर्च करते हैं, PWM। अब हमने यहाँ पर PWM लिख लिया। अब PWM लिखने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ये दो एरो बने हैं, एक लेफ्ट एरो एक राइट एरो। तो आपको राइट एरो पर क्लिक करना है, फाइंड नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब हमने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर इसने कहीं पर पहुँचाया। अभी ये मिनिमाइज है, आप इसको यहाँ से ये जो प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ है, प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करते जाइए और इसको बड़ा करिए। देखिए आ गया ये PWM CABC। उसके बाद ये है हमारी लाइट आईसी। इस लाइट आईसी के अंदर देखो ये जैसे लिखा है BDD WLED, तो ये VPH वाला सिग्नल है। ये देखिए यहाँ पर जो ये सिग्नल आ रहा होगा, देखिए वहाँ पर VPH लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, इसकी लाइन में एक कैप लगा है, ये दिख रहा है, और उसके बाद ये सिग्नल आपका आईसी पर चला गया। अब सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि ये आईसी हम आपके बोर्ड के अंदर कहाँ पर लगी हुई है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आईसी के दो नंबर दिए हैं, एक है U801D, एक है PM6150L। तो आपको जो U801D लिखा हुआ है ये नंबर कॉपी करना है। डबल क्लिक करिए इस पर, ये कॉपी हो जाता है। लेआउट में आइए, इसके सर्च बार में एक बार लेफ्ट क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने पर ये आपके सामने ऑप्शन आएगा कॉपी पेस्ट का, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इससे ये जो डी लिखा है डी हटा दीजिए और ये जो डैश है डैश हटा दीजिए। और अब यहाँ पर नेक्स्ट करिए, फाइंड नेक्स्ट। और जब आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ये इसने आपको आईसी पर पहुँचा दिया। ये है, हमने आपको बताया था कि ये हमारी सेकेंडरी पावर है। तो इसके अंदर सेकेंडरी पावर से लाइट आईसी के सिग्नल वोल्टेज बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे करके अब आप बोर्ड को अपने सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइट आईसी कौन सी है। उसी तरीके से जैसे ये इनपुट वाली लाइन में, ये लाइट आईसी की इनपुट वाली लाइन में ये कैपेसिटर लगा था जिसका नंबर था C901। आपको इसको ढूंढना है बोर्ड के अंदर ये कहाँ लगा है। तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है। ये कर्सर है, कर्सर को आप पहले यहाँ पर लेकर के आओगे, इस पर डबल क्लिक करो, उसके बाद लेआउट में जाओ, राइट क्लिक करो सर्च बार में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और फाइंड नेक्स्ट कर दो। जब फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको ऐसे दिखाएगा। अब आपको यहाँ से ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है ऐसे। तो देखिए ये लगा हुआ है, यानी ये जो हमारा इनपुट वाला कैप है ये यहाँ पर है। जबकि आप अगर देखेंगे जो हमारी लाइट आईसी है वो ये लगी हुई है और उसका इनपुट वाला जो VPH वाली लाइन का कैप है उसको इधर इतनी दूर पर लगाया हुआ है। तो ऐसे करके आप कोई भी कंपोनेंट और आईसी के बारे में या सिग्नल के बारे में पता कर सकते हैं कि हम कैसे उस सिग्नल को फाइंड करेंगे। एक सिग्नल हम लोग और कोई देखते हैं, पहले डायग्राम पे आ जाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको अपना चार्जिंग सेक्शन ढूंढना है, अब आपको नहीं मिल रही कि इसके अंदर चार्जर आईसी कौन सी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको अपना लाइट सेक्शन ढूंढना है। तो आपको लाइट सेक्शन में के लिए जो जो सिग्नल्स होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए। जैसे चार्जिंग सेक्शन के लिए एक तो VBUS होता है, एक VPH होता है, एक VBAT होता है, एक PMID होता है, एक REGN होता है, एक INT होता है, एक CABC होता है, एक हमारा PG होता है, एक STAT IMON होता है, एक PGND होता है। ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स बनते हैं जिनसे हम लोग पता लगा लेते हैं कि भाई कहाँ पर हमारी आईसी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर VBUS डालते हैं। चार्जर आईसी से
के जो इनपुट सिग्नल होता है उसको VBUS बस वी बस हमने डाला, और वी बस डालने के बाद हमने यहाँ पर राइट एरो पर क्लिक करा, फाइंड नेक्स्ट। तो इसने देखिए ये हमें दिखा दिया कि ये है हमारा वी बस। अब ये सिग्नल देखो कहाँ जा रहा है, ये देखो एरो बना है, तो इसका मतलब ये जाने वाला सिग्नल है। पहले तो इसकी लाइन में ये कैपेसिटर लगा हुआ है C1312। अब अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि भाई कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, तो आप तो पहचान लेंगे। और अगर नहीं मालूम है तो फिर आप इससे कभी रिपेयरिंग कर ही नहीं पाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर का सिंबल है और ये रजिस्टर का डिनोटिंग लेटर है R1310। ये सिग्नल हमारा किसी आईसी पर गया है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये आईसी कौन सी है, OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है, उसका नंबर ये है। अब अगर आपको देखना है कि भाई ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी कहाँ पर है, तो डबल क्लिक करना है यहाँ पर इसके नंबर पर, लेआउट में आना है, सर्च बार में राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, फाइंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये है आपकी OVP आईसी, यानी चार्जर आईसी हमारी ये लगी हुई है ये, और आपकी OVP आईसी कहाँ पर है, ये लगी हुई है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी आईसी कहाँ पर लगी है। अब जैसे हम आपको बता रहे थे कि आपको अपनी चार्जर आईसी ढूंढना है, तो अभी तो जब आपने वीबस सर्च करा तो इसने पहले OVP आईसी पर दिखाया, क्योंकि आपको अगर सर्किट की नॉलेज है आप जानते होंगे कि वीबस का इनपुट और आउटपुट दोनों वीबस होता है, सॉरी OVP का इनपुट और आउटपुट दोनों वीबस होता है। यानी OVP आईसी पर इनपुट ही 5 वोल्ट वीबस का आता है और वही आउटपुट होकर के बाहर वीबस के नाम से निकलता है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे अभी हमने वीबस यहाँ पर लिखा हुआ था और वीबस लिखने के बाद हमने इसको फाइंड नेक्स्ट करा था। तो फाइंड नेक्स्ट करने के बाद में हमें पता चला था, एक बार हम लोग फिर से वीबस लिखते हैं, वीबस, यहाँ से हम लोग इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने यहीं पर दिखाया, अगला देखते हैं कहाँ जा रहा है। अब देखिए अगला ये इधर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए OVP आईसी के आउटपुट पर आ रहा है। ये वाला जो था ये इनपुट पर था, इसकी लाइन में एक कैप एक रजिस्टर लगा था उसके बाद एक ये आउटपुट सिग्नल निकला, एक कैप, दो कैप, तीन कैप, दो रजिस्टर, और उसके बाद ये सिग्नल आगे कहीं चला गया। उसके बाद में और आगे ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर तो चार्जर आईसी इसने मेंशन नहीं करी है, तो चार्जर आईसी को हम लोगों को ढूंढना है, तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट पर फिर क्लिक करेंगे। अब ये सिग्नल आया, अभी ये TP पर आया, यानी ये कोई TP भी है वीबस लाइन का। और आगे देखते हैं, अब आगे आने पर देखा कि ये कोई जैक है, B2B कनेक्टर है, ये देखिए B2B लिखा भी है, तो यहाँ पर जा रहा है। और आगे देखते हैं, अब ये यहाँ पर एक कैप लगा हुआ है, कैप पर गया, 100 पिकोफैराड का है। आगे देखते हैं, अब आगे यहाँ पर आने के बाद में देखिए ये एक कैप लगा है और कैप से अब ये आ गई हमारी चार्जर आईसी। चार्जर आईसी हमारी कौन सी है, PM6150। अब देखिए जैसे हमने आपको सिग्नल्स बताए थे कि अगर आपको चार्जर सेक्शन अपना ढूंढना है तो कैसे आप ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनमें से किसी एक का नाम पता होना चाहिए। तो हमने वीबस पता था, वीबस के बिहाफ पर हमने अपनी चार्जर आईसी ढूंढ ली। तो देखो जैसे यहाँ पर ये USB इन लिखा है, ये MID है, ये बूट कैप यानी BTST वाला सिग्नल है, ये स्विचिंग यानी VPH वाला सिग्नल है, ये हमारा VPH का सिग्नल हो गया। उसके बाद में ये PGND हो गया, ये VPH हो गया और ये VBAT हो गया। तो हमने आपको जो जो सिग्नल बताए वो सारे सिग्नल इस आईसी के अंदर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही हमारी चार्जर आईसी है। अब आपको इसको मेन बोर्ड में देखना है कि ये चार्जर आईसी आपकी कहाँ पर लगी हुई है। तो उसके लिए आपको ये जो नंबर है यहाँ से इसको डबल क्लिक करके कॉपी करना है, लेआउट पर आना है, सर्च बार में राइट क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है और फाइंड, इससे D हटाना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये जो लास्ट में D होता है इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो U501 है, तो U501 और फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा इसने हमें दिखा दिया ये लगी हुई आईसी, ये हमारी प्राइमरी पावर आईसी है जिससे हमारी चार्जर आईसी के सिग्नल यानी वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये लगी हुई है, ये हमारी पीछे साइड में जो हमने देखा था अभी ये वाली, ये हमारी कौन सी आईसी थी, ये हमारी आईसी थी सेकेंडरी पावर, इसके अंदर से हमारे लाइट के सिग्नल बने थे, और ये वाली जो हमारी पावर है इसके अंदर से चार्जिंग सिग्नल बना हमारा। तो ऐसे करके आप किसी भी आईसी को ढूंढ सकते हैं, किसी भी सेक्शन को ढूंढ सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट आईसी पर नंबर लिखा होता है, जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का डिनोमिनेटर C605 है। अब आपको ये चेक करना है कि भाई ये वीबस की लाइन में जो ये कैप है या ये PMID की लाइन में ये जो कैप है ये कहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ से इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना होता है,
लेआउट में आना होता है, सर्च बार में राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करना है और फाइंड नेक्स्ट करना है। तो देखिए जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट करा, ये इसने दिखा दिया, ये लगा हुआ है C605 कैप। थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए ये लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने सिमेटिक के अंदर किसी भी सेक्शन को, किसी भी आईसी को, किसी भी कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं कि वो आईसी, वो कंपोनेंट आपका कहाँ पर लगा हुआ है और आप किसी सेक्शन को कैसे ढूंढ पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो किसी भी सेक्शन को ढूंढने के लिए हमने आपको बताया कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको उस सेक्शन का कोई एक सिग्नल याद होना चाहिए। तो उस सिग्नल को आप डायरेक्टली सर्च बार में लिख सकते हो। तो जैसे ही आप इस सिग्नल को यहाँ पर लिखते हो तो वो डायरेक्टली क्या करता है, सिमेटिक आपको उसी आईसी पर पहुँचा देता है। तो बाकी अब देखिए जैसे ये हमारी चार्जर आईसी है, इस चार्जर आईसी के अंदर बहुत सारे सिग्नल बन रहे हैं। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है VDD कनेक्टर, CC1, CC2, CC आउट, सब SBU2, SBU1, SMB इनेबल, DC इन इनेबल, DC इन, P ऑन, DC इन, P सेंस, IUSB आउट। ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे इस चार्जर आईसी के अंदर वोल्टेज और सिग्नल बनाए गए हैं। तो हर सिग्नल का अपना एक पर्टिकुलर काम है। अब क्योंकि अगर आपको इन सारे सिग्नल्स के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन सा सिग्नल किस काम के लिए होता है, कब उसका यूज़ होता है, कब वो एक्टिव होता है, कब वो डीएक्टिव हो जाता है, और कब कितने उस पर वोल्टेज आते हैं, कितनी उस पर GR वैल्यू आती है, तो आप क्या करेंगे, इस बिहाफ पर अपने मोबाइल की रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय के जो फ़ोन हैं उन फ़ोनों को आप जब तक रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको सिमेटिक की नॉलेज नहीं है। जब तक, जिस दिन आपको सिमेटिक की नॉलेज आ जाएगी उस दिन से आपके फ़ोन 100% बनने लग जाएंगे। 100% नहीं तो 80%, 70% तो हम कह सकते हैं। और वो भी जो 20-30% हमने छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कंडीशंस बन जाती हैं कि भाई हमारी एमएमसी ख़राब है। अब एमएमसी ख़राब है तो हम उसको बदल नहीं सकते। अगर जब तक हमें उसकी ENG फाइल नहीं मिलेगी हम उसको बदल नहीं सकते। खाली CPU को बदला नहीं जा सकता। बोर्ड हमारा फूला है, बोर्ड हमारा टेढ़ा है, यह हमारी कोई एक आईसी है जो हमें मिल नहीं पा रही है। तो ये कारण हो सकते हैं हमारे बोर्ड वापस जाने के। अदरवाइज़ अगर आपको सिमेटिक्स की नॉलेज है और आपके पास 100% अवेलेबिलिटी है तो आपका एक भी फ़ोन वापस बगैर बने आपकी दुकान से नहीं जाएगा। तो ये था एक सिमेटिक के बारे में नॉलेज। अब बाकी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, जैसा वो सिमेटिक को देखते हैं कि जैसा भाई उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, अब यहाँ से स्टार्ट करने पर जब वो स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर के चले गए तो उनको पता ये चल रहा है कि इसमें बहुत सारी आईसियाँ, बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। अब उनको इसी बात से डर लग जाता है कि भाई ये चीज़ क्या है, इस आईसी का क्या काम है। तो आपको बाकी चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं है। आप अपना इसमें सिर्फ इतना देखिए कि आप जिस सेक्शन पर काम कर रहे हैं उस आईसी को खोजिए और वो आईसी के अंदर कैसे कैसे सिग्नल एक्टिव होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, आपको इन चीज़ों से मतलब होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आप उनके बारे में उनको छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। आपको इस तरीके से उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई हमने सिमेटिक खोला, सिमेटिक खोलने के बाद हमने देखा भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ भी नहीं। आप जिस सेक्शन पर काम करो, हमने आपको बताया उसका एक सीधा सा सल्यूशन है। आपको उस सेक्शन का कोई भी एक सिग्नल का नाम याद होना चाहिए, आप ढूंढ करके सीधा उस सेक्शन में पहुंचो और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस जब तक नहीं पता होता है जब तक हम और भी कभी मोबाइल रिपेयरिंग कर नहीं सकते। जैसा हमने सीक्वेंस क्या होता है हम आपको बता दें। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे चार्जर आईसी के अंदर जब वीबस बनता है तो वीबस बनने के बाद में सबसे पहला सिग्नल कौन सा बनता है, उसके बाद कौन सा बनता है, उसके बाद कौन सा बनता है, इसको कहते हैं सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं पहुंच रहे तो बैटरी पर वोल्टेज ना पहुंचने का कारण खाली वीबस नहीं होगा, पूरा सीक्वेंस होगा। यानी वीबस से लेकर के वीबैड लाइन तक या वीबस बनने के बाद से वीबैड बनने से पहले तक कौन कौन से सिग्नल बनते हैं, जब तक उन दोनों के बीच के सिग्नल पूरे कंप्लीटली कायदे अच्छे तरीके से बन नहीं जाएंगे जब तक आपका वीबैड पर कभी भी वोल्टेज पहुंचेगा नहीं।
अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि जैसे हम एक नॉर्मल टेक्नीशियन है, हमें सीमेटिक्स नहीं आता, हमें सीक्वेंस नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने देखा भाई कि अगर हमारे वी बैट पर बैटरी कनेक्टर के प्लस पर हमें 3.4 से 4.2 नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे? चार्जर आईसी का वी बस चेक करेंगे। अगर हमें चार्जर आईसी का वी बस मिल गया तो हम डायरेक्टली उसकी चार्जर आईसी चेंज करने लग जाएंगे। तो आप एक बात बताओ कि अगर वी बस से वी बैट के बीच में जो और अदर सिग्नल हैं, जैसे रेगुलेशन है, जैसे पीएमआईडी है, जैसे पीजीएनडी है, जैसे स्विचिंग सिग्नल है, जैसे बीटीएसटी है, जैसे एस सिस्टम है, ये सारे सिग्नल अगर नहीं बनते हैं तो क्या आप कभी भी आईसी एक नहीं आप 1000 बदल दीजिए, क्या आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो पाएगी? कभी नहीं होगी। तो इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि आपको सिमेटिक्स की, सिग्नल्स की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी आईसी का कौन सा वोल्टेज बनने से पहले कौन कौन सा वोल्टेज बनता है, उसका एक सीक्वेंस क्या होता है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी, आप कभी भी मोबाइल की रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जैसे आजकल 5G चार्जर आईसी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या है। 5G चार्ज, जैसे हम आपको पहले 4G का बताते हैं। देखिए 4G में क्या है, पहले हम यहाँ पर आपको 4G आईसी के पास लेकर के जाते हैं। ये हमारी 4G फ़ोन की चार्जर आईसी आ गई। ये अब ये जो चार्जर आईसी है हमारी, इस चार्जर आईसी के अंदर आपने सिंपली क्या देखा कि ये कहीं से वी बस आ रहा है, कहीं से का मतलब ओवीपी आईसी के आउटपुट से वो वी बस का वोल्टेज आ रहा है, और वोल्टेज आने के बाद ये सीधा चार्जर आईसी पर गया, और जैसे ही चार्जर आईसी पर आया, चार्जर आईसी ने क्या करा? अपना आउटपुट वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर दिया। 5G फ़ोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। 5G फ़ोनों में क्या होता है, जब चार्जर आईसी इससे चार्जिंग कनेक्टर से हमारा वी बस निकलता है, तो वी बस निकलने के बाद में सबसे पहले इसकी लाइन में एक लगा होता है मॉसफेट। मॉसफेट उसको हम लोग कहते हैं ओवीपी मॉसफेट। उस ओवीपी मॉसफेट की एक पिन पर वो 5 वोल्ट जाता है। वहां से वो वोल्टेज, एक तो वोल्टेज वो जाएगा आपके ओवीपी आईसी के, मतलब ओवीपी मॉसफेट के एक एक पिन पर। उसके बाद में वही वोल्टेज एक आपका जाता है कहां पर? चार्जर आईसी पर। अब चार्जर आईसी पहले क्या करती है? उस वोल्टेज को डायग्नोज करती है, चेक करती है, उसके अंदर रेगुलेशन लेकर के आती है। इतना करने के बाद चार्जर आईसी फिर से एक वोल्टेज आउट करेगी, और जो वोल्टेज आउट करेगी वही 5 वोल्ट आउट करती है, और वो वोल्टेज फिर से उसी मॉसफेट की दूसरी पिन पर जाता है। और वहां से जाने के बाद जो मॉसफेट की तीसरी पिन होती है, उस तीसरी पिन से फिर चार्जर आईसी पर जो वोल्टेज आता है, अब ये चार्जर आईसी वोल्टेज जो उसके आउटपुट वोल्टेज है वो बनाने के लिए तैयार हो पाती है। अब आप बताइए कि 4G फ़ोन के अंदर एक सिंपल सा सीक्वेंस था कि ओवीपी आईसी से 5 वोल्ट निकल करके आपकी चार्जर आईसी पर आया, और चार्जर आईसी ने आउटपुट बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 5G में इन्होंने क्या करा? पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। 5G में पहले क्या हो रहा है? चार्जर आईसी उस ओवीपी वोल्टेज को चेक कर रही है, उसको डायग्नोज कर रही है, रेगुलेट कर रही है, फ्लक्चुएशन जो उसके अंदर है वो ख़त्म कर रही है। उसको करने के बाद में वो वापस से मॉसफेट को वोल्टेज दे रही है, और मॉसफेट से फिर वही वोल्टेज वापस चार्जर आईसी पर आ रहा है। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है? जो वी बस है वो 2 बार आ रहा है। पहली बार आ रहा है हमारे मॉसफेट को ऑन कराने के लिए, और दूसरी बार आ रहा है हमारी चार्जर आईसी को के आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए। तो अब अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो आप बताइए क्या कभी आप मोबाइल की रिपेयरिंग कर पाएंगे? भाई आज के समय में जो 4G फ़ोन है उनका सिमेटिक आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सर्किट होते हैं, ईजी सर्किट होते हैं, आप समझ में आ जाता है। लेकिन 5G में तो 5G चार्जिंग सेक्शन वो कॉन्सेप्ट अलग कर दिया, 5G नेटवर्क सेक्शन उसका कॉन्सेप्ट अलग कर दिया। चलो बाकी सेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेक्शन में क्या है कि सेम सिग्नल बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल बढ़ा दिए जाते हैं, तो हमें वो जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए सिग्नल हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है सिग्नल यानी वोल्टेज को लाने ले जाने का, तो उसको आप कैसे रिपेयर कर पाएंगे? तो यही सारी चीज़ें मायने रखती हैं आपकी नॉलेज पर, कि आप नॉलेज कितना रखते हैं सिमेटिक में या किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। कोई भी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड के बंदे हैं, आप रिपेयरिंग का जब काम कर रहे हैं, अगर आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को कभी भी अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ कर नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि हमें सिमेटिक नहीं आता, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, और हम सिर्फ बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले, टच, फोल्डर, कॉम्बो ये सब बदल के पैसे कमा लेते हैं। अच्छी बात है,
आप आज कमा पा रहे हैं इतने पैसे, 1000, 1500, 2000, 3000, लेकिन कल को आपके लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए को लगाने के लिए भी आपको सर्किट कंप्लीट होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो बंदे सर्किट जानते होंगे, समझते होंगे, वो क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को लगा लेंगे। अब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या आप कभी लगा पाएंगे? इसीलिए समय रहते अपने आप को अपडेट करिए। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में रहना चाहते हैं तो परफेक्शन के साथ काम करिए। जब आप आईसी लेवल पे एक परफेक्शन के साथ काम करते हैं तो कस्टमर भी आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी दुकान पर काम भी बहुत आता है, आप पैसे भी कमाते हो, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल टेक्नीशियन की तरह काम कर रहे हो, माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले कनेक्टर, चार्जर वाला, तो ये काम आपको ना तो रिस्पेक्ट देगा। ये काम क्या है भाई, दिन भर में आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पास चार्जिंग कनेक्टर के 5 फ़ोन आए, आपके पास कॉम्बो का 1 फ़ोन आए, आपके पास टच ग्लास का 1 फ़ोन आए, ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका दिन भर में जा करके 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 का काम हो पा रहा है। लेकिन एक वो बंदा जो आईसी लेवल का काम करता है, जो सर्किट लेवल का काम करता है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा दिन भर में 2 फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है और उसको मालूम है कि हम दिन भर में 2 फ़ोन बनाएंगे और 2 फ़ोन बना करके वो सारे दिन की कसर निकाल लेगा। भाई आज के समय में कोई भी फ़ोन है 15,000 20,000 रुपये अच्छी अच्छी कंडीशन का, जो अच्छे फीचर्स का फ़ोन है, वो 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलेगा। और ऐसे फ़ोन को नॉर्मल टेक्नीशियन रिपेयर कर पाए, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे फ़ोन जब उस टेक्नीशियन के पास जाएंगे जो बंदा इस फील्ड की नॉलेज रखता है, जानता है, तो वो बंदा क्या करेगा, उस फ़ोन को आसानी से ईजिली एकदम बना लेगा और बना करके 2 फ़ोन में उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 1,500, 1,500, 2,000, 1,000 रुपये कम से कम चार्ज मिलता है। और एक फ़ोन को रिपेयर करने में मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सर्किट जानते हैं तो वो आपका फ़ोन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा ही नहीं है। तो ये थी एक सिमेटिक के बारे में जानकारी, और बाकी बहुत डीप जानकारी दी नहीं जा सकती है। उसके लिए आपको यहाँ पर आ करके कोर्स करना पड़ेगा, जब भी आपको, या आपका जहाँ मन हो वहाँ पे आप कोर्स करिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा वोल्टेज और थर्मिस्टर के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ क्लियर करेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स का में क्या है, क्या चीज़ें हैं और इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 5वां सेशन था। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में वोल्टेज और थर्मिस्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत थैंक यू आपका।